Let's continue our topic optical instrument. In my last lecture, I had finished a part of the chapter. मैंने मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट बता दिया था, मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का कंसेप्ट बता दिया था, फिर मैंने माइक्रोस्कोप स्टार्ट भी करवा दिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप समझा दिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों समझा दिया था। अब आज हम समझेंगे अबाउट द नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं किसी पास रखे हुए छोटे माइक्रोस्कोपिक इनविजिबल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं कोई दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली और डिस्टिंक्टली देखने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और वो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, उसे देखने के लिए आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। 4 तरह की टेलीस्कोप के बारे में हम समझेंगे। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या केप्लेरियन टेलीस्कोप, दूसरी टेलीस्कोप है गैलीलियन टेलीस्कोप, द थर्ड टेलीस्कोप इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसे हम केप्लेरियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और केप्लेरियन टेलीस्कोप। Of course, as the name suggests, the telescope was designed and used by Kepler. इस टेलीस्कोप का डिजाइन केपलर ने करा था, इसको इस्तेमाल केपलर करता था। टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले, मतलब टेलीस्कोप के बारे में अच्छी तरह तब समझ पाएंगे जब हम सबसे पहले यह सोचें कि आखिर केपलर अपनी इस टेलीस्कोप से देखता क्या था। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि केपलर क्या देखता था, तब तक इस टेलीस्कोप का डिजाइन क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और इस बात को समझने के लिए लेट्स रिकॉल द ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाते समय मैंने थोड़ा उसका इतिहास बताया था और यह भी बताया था कि केपलर ने क्या करा था। Just recall, Kepler had suggested the 3 laws regarding the planetary motion. वह 3 लॉ थे: planet revolve round the sun in elliptical orbit, the aerial velocity is constant, the square of time period is directly proportional to cube of radii. यह 3 लॉ केपलर ने सजेस्ट करे थे और इन 3 लॉ को देने के लिए उसने निश्चित अपने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा होगा। अब जरा सोचिए कि केपलर अपनी टेलीस्कोप से क्या देखता। केपलर अपनी टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को देखता था, और वो प्लैनेट के अंदर झांक झांक के नहीं देखता था, वो सिर्फ प्लैनेट की आसमान में लोकेशन को देखता था। जैसे मार्स है तो मार्स आज यहां पर है, कल यहां पर, परसों यहां पर, और इस तरह से मार्स की यह मूवमेंट हो रही है। जुपिटर है तो जुपिटर यहां पर, फिर इधर फिर इधर, जुपिटर की मूवमेंट कैसे हो रही है। या सैटर्न है तो सैटर्न की मूवमेंट कैसे हो रही है। इस तरह से वह अलग अलग प्लैनेट्स को आसमान में सिर्फ लोकेट करता था, आइडेंटिफाई करता था दैट दिस इज द प्लैनेट, और उसकी लोकेशन के आधार पर उसने प्रेडिक्ट करा कि प्लैनेट की मोशन एलिप्टिकल होनी चाहिए और टाइम पीरियड के लिए कंक्लूजन ड्रॉ। अब इस बात को समझने के बाद जरा हम सोचें कि जब केपलर अपनी इस टेलीस्कोप को बनाया होगा, यदि आप इस तरह की टेलीस्कोप बनाते तो टेलीस्कोप डिजाइन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते, किन बातों को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश करते। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने 2 बातों का ध्यान रखा था, एक तो मैग्निफिकेशन और एक लेंथ ऑफ व्यू।
हमारी हमेशा कोशिश होती थी मैग्निफिकेशन को अधिक से अधिक बनाने की और लेंथ ऑफ ट्यूब को कम से कम करने की, छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट। टेलीस्कोप के केस में हम किन दो बातों पर विशेष ध्यान देंगे? पहली बात, डेफिनेटली मैग्निफिकेशन। हम मैग्निफिकेशन को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करेंगे। टेलीस्कोप डिजाइन करते समय हमारा सबसे पहला प्रयास होगा मैग्निफिकेशन अधिक से अधिक हो जाए, जिससे कि आपको प्लैनेट क्लियरली दिखाई दे। दूसरा यह ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो दोगुना या तिगुना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मिल जाता है और वो सफिशिएंट भी है, और इतना मैग्निफिकेशन लेने में कोई खास समस्या भी नहीं आती। दूसरा पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी वुड विश टू मैक्सिमाइज इमेज इंटेंसिटी। जरा सोचिए, क्या आपको नेकेड आई से कभी जुपिटर या सैटर्न दिखता है? आसमान में रात में जब आप ऊपर देखते हो तो क्या कभी आपने इन प्लैनेट्स को नेकेड आई से देखा है? मर्क्यूरी दिख जाता है नेकेड आई से, मगर एक तारे के समान दिखता है। मर्क्यूरी को आप स्टार्स से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैग्निफिकेशन जब हाई लोगे तो मर्क्यूरी का मैग्निफिकेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो आप मर्क्यूरी को स्टार से डिफरेंशिएट कर पाओगे, मगर एनीवे मर्क्यूरी आसमान में नेकेड आई से दिख जाता है। वीनस आपको डेली सुबह और शाम आसमान में दिख सकता है और इसको डिफरेंशिएट करने में भी कोई खास तकलीफ नहीं आती है, ये नेकेड आई से डिफरेंशिएट हो जाता है। आसमान में सुबह और शाम के समय जो तारा आपको काफी बड़ा दिखाई दे, जो बाकी तारों से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, वो वीनस है। तो वीनस भी हमें दिख जाता है। मार्स भी हमें समय समय पर रेड स्टार के रूप में, लाल तारे के रूप में आसमान में दिखता है। हमेशा नहीं दिखता है, कई बार दिख जाता है, पर इन बॉडीज को नेकेड आई से लोकेट करने में कोई समस्या नहीं है। बट वन कैन नेवर लोकेट जुपिटर और सैटर्न विथ नेकेड आईज। केपलर ने अपनी इस टेलीस्कोप से जुपिटर और सैटर्न को भी देखना था, और टेलीस्कोप के माध्यम से जुपिटर और सैटर्न तब दिखेंगे जब उनके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा बनी हुई इमेज मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो। ध्यान रहे, हम जिन बॉडीज को देखना चाहते हैं, जुपिटर और सैटर्न जैसी बॉडीज को, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ लाइट, दे आर द रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। और चूंकि ये लाइट के रिफ्लेक्टर्स हैं, इसलिए ये बॉडी जितनी दूर होती जाती है, इनसे आने वाली लाइट रेस की इंटेंसिटी कम होती जाती है। और जुपिटर और सैटर्न से आने वाली लाइट रेस की इंटेंसिटी इतनी कम है कि नॉर्मल ह्यूमन की आई उन्हें रिजॉल्व नहीं कर सकती, ऑल्दो आसमान में जुपिटर और सैटर्न होते हैं। और यदि वो दिखते होते तो जुपिटर तो लगभग एक पिंग पोंग की बॉल के बराबर दिखता और सैटर्न भी एक मटर के दाने के बराबर दिखता, यदि हमें नेकेड आई से दिखता होता तो। मगर नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। केपलर चाहता था कि उसको अपनी टेलीस्कोप के द्वारा यह प्लैनेट्स भी दिख जाए। ध्यान रहे, इमेज की इंटेंसिटी बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, दैट इज अधिक से अधिक रेस यदि आप ऑब्जेक्ट से आती हुई कलेक्ट करोगे और उन्हें रिफ्रैक्ट कराओगे तो इमेज की इंटेंसिटी अधिक से अधिक होगी। हमारे केस में हमारी जो ह्यूमन आई है वो बहुत छोटी सी है। इसमें जो आई लेंस है उसका डायमीटर 1 या 1.5 मिलीमीटर का है। इतने छोटे डायमीटर से हम ऑब्जेक्ट से आती हुई रेस कलेक्ट करते हैं और उससे रेटिना पर इमेज बनाकर देखते हैं, तो रेटिना पर बनी हुई इमेज की इंटेंसिटी काफी कम होती है। हम जितनी बड़ी लेंस लेंगे और बड़ी लेंस लेकर जितनी ज्यादा रेस हम कलेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा इमेज की इंटेंसिटी बनेगी। आप इस बात को समझे, मेरे सामने जो इस समय कैमरा लगा है, इस कैमरे में जो लेंस है, उस लेंस का डायमीटर आई कैन सी इट, इट्स 1 और 2 इंचेस, 1 और 1.5 इंच के बराबर दिख रही है मुझको डायमीटर, लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर की। इतनी
डायमीटर की जब लेंस ली तो उससे इमेज की इंटेंसिटी कितनी मिल रही है वो आपके सामने। इस लेंस की डायमीटर को जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी इमेज की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा रेस इधर से आती हुई वो कलेक्ट हो रही है। तो निश्चित ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ऑब्जेक्टिव लेंस उसका एपर्चर डायमीटर काफी लार्ज लिया जाना चाहिए इमेज की इंटेंसिटी मैक्सिमाइज करने के लिए। अब मैं रे डायग्राम बनाता हूं। केपलेरियन टेलीस्कोप ने जो इस्तेमाल करा था, दो रे डायग्राम बनाएंगे। पहला व्हेन इमेज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, दूसरा व्हेन इमेज ऑब्टेन्ड एट डी। और हम कहेंगे प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो इमेज कहीं इसके बीच में होगी। दो लेंस देता था केपलर अपने इस टेलीस्कोप में। पहली लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होती थी जिसका फोकल लेंथ FO, एंड दिस लेंस इज यूज्ड टू कलेक्ट द लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कि हेवनली बॉडी है, जो कि इंफिनिटी पर है, उस ऑब्जेक्ट से आती हुई रेस पैरेलल है और इस तरह से यह पैरेलल रेस फोकल प्लेन पर कन्वर्ज हो जाएगी, शार्प इमेज फोकल प्लेन पर मिल जाएगी। अब इसके बाद वह क्या करता था, आईपीस रखता था और आईपीस के माध्यम से बनी हुई इमेज को देखता था और आईपीस का सेटिंग वहां कुछ इस तरह से कर देता था कि FO और FE कोइंसाइड हो जाए, FO और FE कोइंसाइड हो जाए। अब इस केस में आईपीस के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट FE पर रखा हुआ है, तो आईपीस के द्वारा रियल ऑब्जेक्ट फोकल प्लेन पर है, इसकी इमेज इंफिनिटी पर बन जाएगी। यह रेस इंफिनिटी से आती हुई दिखाई देंगी और इस तरह से उसे यह इमेज जो I' मिली है, इसकी वर्चुअल इमेज I इंफिनिटी पर मिल जाएगी। इन दिस मैनर ही ऑब्टेन्ड इमेज एट इंफिनिटी। In this manner, he obtained image at infinity. This was the first ray diagram that he used. अब दूसरा लिमिटिंग रे डायग्राम, जिस केस में हमें इमेज D पर दिखेगी। वंस अगेन हम ऑब्जेक्टिव लेंस बना लें और इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दें। इंफिनिटी से आती हुई यह रेस जो कि इस तरह से फोकल प्लेन पर
कन्वर्ज हो गई। अब वह क्या करता है, वह आई पीस रखता है। आई पीस वह इस तरह से रखता है जिससे कि यह एफओ पर बनी हुई यह जो इमेज आई डैश है, यह आईपीस के पोल और फोकस के बीच में आ जाए। यह आईपीस के पोल और फोकस के बीच में आ जाए। अब इसकी वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज बनेगी। एक रे जो पोल से पास होती वह अनडिविएटेड और एक रे जो पैरेलल है वह फोकस से पास हो गई। इस तरह से यह रेस पीछे कहीं इधर से आती हुई दिखाई दे रही है और यदि हम इन रेस को पीछे की तरफ खींच दें तो यह एक फाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई दिखाई देंगी और इस तरह से हमें इस फाइनाइट डिस्टेंस पर एक इमेज मिल जाएगी। फाइनल इमेज आई। अब वह कुछ ऐसा सेटिंग करता है जिससे कि यह जो इमेज आई डैश है यह उतनी ही दूरी पर हो जिससे कि यह जो इमेज है यह डी की दूरी पर बन जाए। In this situation, he had obtained image at D. इन दोनों रे डायग्राम को पहले ध्यान से बना लीजिए, फिर हम इनके लिए एक्सप्रेशंस लिख देते हैं। वह ऑब्जर्व इधर से करता है, उसकी आंखें इधर है। इधर से जो भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसको इमेज इन्फिनिटी पर देखेगा। आईपीस के ऊपर वह अपनी आंखें रखता है। तो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते समय सिचुएशन इसके कहीं बीच में होगी। We are concerned with magnification in the two case. Magnification, as we had defined, it's beta by alpha. Magnification is beta by alpha. Beta is angle subtended by image and alpha is angle subtended by object when viewed with naked eyes. जब हम नेकेड आई से देखेंगे अल्फा में सबसे पहले इंडिकेट करता हूं, जब हम नेकेड आई से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट वही एंगल सबटेंड करेगा जो इस समय लेंस पर सबटेंड हो रहा है। यह ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर है, लेंस पर इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन लेंस। नेकेड आई पर भी यही होना है। यह ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर है, इस समय लेंस पर यह एंगल सबटेंड हो रहा है। नेकेड आई से देखेंगे तब भी यही होना है। वर्टिकली अपोजिट, इसको भी हम अल्फा एंगल कह सकेंगे। इसके वर्टिकली अपोजिट, इसे भी हम अल्फा एंगल कह सकेंगे। अब बीटा क्या होगा? बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज के द्वारा जो एंगल सबटेंडेड है, दिस इज द इमेज, दिस एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज।
This is the image. This angle subtended by the image. यह एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बीटा। अब हम इन दोनों केस में मैग्निफिकेशन डिटरमाइन कर देते हैं। देखिए जरा, मैं अल्फा के लिए लिखूंगा इट्स आई डैश बाय एफ ओ। बीटा के लिए मैं लिखूंगा आई डैश अपॉन एफ ई। बीटा बाय अल्फा यदि मुझे निकालना है तो यह होएगा आई डैश अपॉन एफ ई अपॉन आई डैश अपॉन एफ ओ। बीटा बाय अल्फा मैग्निफिकेशन, मगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहां वह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है और कोई ऐतराज नहीं, कोई समस्या नहीं है। जुपिटर सामने ऐसा है और वो उल्टा दिख रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ जुपिटर की लोकेशन देखनी है। भाई हमें ये नहीं देखना है कि जुपिटर सीधा उल्टा नॉर्थ पोल का है, साउथ पोल का, इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो आसमान में सिर्फ जुपिटर की लोकेशन देखनी है, जो केपलर को चाहिए था। तो मैग्निफिकेशन इधर हमेशा नेगेटिव होता है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए एडिशनली नेगेटिव साइन लगा दूं और बीटा बाय अल्फा एफ ओ बाय एफ ई मुझे दिख रहा है। और इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन मुझे दिख रहा है एफ ओ प्लस एफ ई। These are all the concepts that one should apply when image at infinity. Up when image at D, when image at D के लिए मैं रिजल्ट लिखता हूं। पहले मैं बीटा की वैल्यू लिखता हूं, अल्फा पहले लिख देता हूं। अल्फा इज वंस अगेन सेम आई डैश अपॉन एफ ओ। बीटा लिख देता हूं आई डैश अपॉन मॉड ऑफ यूई। बीटा बाय अल्फा इज मॉड ऑफ UE, sorry, FO by mod UE, FO by mod UE. FO upon mod UE. This is beta by alpha in this case. I can solve it क्योंकि mod UE डिटरमाइन करा जा सकता है। मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं और मॉड यूई निकाल देता हूं। लेंस फॉर्मूला में लगाऊंगा 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय वीई माइनस 1 बाय यूई। यह लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय वीई माइनस 1 बाय यूई। तो 1 बाय एफ ई की जगह 1 अपॉन एफ ई is equal to 1 by mod VE। mod VE में मैं माइनस जी लिखूं, VE is its mod is D मैग्नीट्यूड और वह अगेंस्ट इंसिडेंस है तो माइनस D माइनस ऑफ माइनस mod UE। इस तरह से मैंने लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 बाय डी को इधर ले आऊं, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय मॉड यूई। और इधर से मैं लिख दूं 1 बाय मॉड यूई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई इंटू 1 प्लस
FE/D। अब मैं मैग्निफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं। मैग्निफिकेशन जो कि है बीटा बाय अल्फा, जो FO बाय मॉड यू दिख रहा है, 1 बाय मॉड यू मुझे देखने लगा। नेगेटिव साइन में एडिशनली लगाऊंगा। नेगेटिव साइन एडिशनली इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है। FO बाय मॉड यू, FO बाय FE इंटू 1 प्लस FE बाय D, और लेंथ ऑफ ट्यूब में लिखूंगा FO प्लस मॉड UE। This is when image at D. When image between D and infinity, when image between D and infinity, magnification is simply this expression, FO by mod UE, minus sign के साथ, minus FO by mod UE, and the length of tube is FO plus mod U। This is astronomical telescope। अब इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसकी जब हम डिजाइनिंग पैरामीटर सोचेंगे, डिजाइनिंग पैरामीटर मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी हो और आईपीएस लेंस कैसी हो। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर कैसा हो और आईपीएस लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर कैसा हो। मैं इधर लिखता हूं अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकल लेंथ और इसका एपर्चर। मैंने अभी अभी समझा दिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर तो जितना अधिक होएगा उतनी ज्यादा रेस कलेक्ट करेगा, उतनी ज्यादा रेस कलेक्ट करने से उतनी ज्यादा इमेज की इंटेंसिटी बनेगी और वो दिखाई देगी। यदि हम जुपिटर और सैटर्न के बाद यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो इन बॉडीज को भी देखना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक डायमीटर रखो। नासा ने जो टेलीस्कोप बना रखी है उनके डायमीटर तो लगभग 5-5 मीटर के। हबल टेलीस्कोप जो है उस टेलीस्कोप का डायमीटर लगभग 5 मीटर का है जो स्पेस में उड़ रही है, जिससे वो दूर दूर की गैलेक्सीज भी देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर अधिक से अधिक हो। और ये भी आप देख लो कि मैग्निफिकेशन यदि आपको ज्यादा चाहिए तो FO भी अधिक होना चाहिए। मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो FO अधिक। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैक्सिमम एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों मैक्सिमम होना चाहिए। आईपीस के बारे में सोचते हैं। आईपीएस का फोकल लेंथ और आईपीएस का एपर्चर। हम कहते हैं आईपीएस से कोई रेस तो कलेक्ट करना नहीं है, रेस तो कल ही ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट कर ली। आईपीएस से हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। इस फोकल प्लेन पर ये जो इमेज बनी है ये कोई बहुत बड़ी नहीं होती है मगर बहुत छोटी भी नहीं होती है, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं होती है। इट मे बी इन फ्यू सेंटीमीटर्स। तो आईपीएस ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो। इट शुड बी मॉडरेट इन साइज। इसका एपर्चर मॉडरेट होना चाहिए। इसका फोकल लेंथ भी हम कहेंगे कि भाई फोकल लेंथ कम करोगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ता जरूर है, मगर आपने ज्यादा ही कम कर दिया तो एडजस्टमेंट में समस्या आने लगेगी। इसलिए आईपीएस का फोकल लेंथ भी मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। एपर्चर भी मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। आईपीएस मस्ट हैव मॉडरेट फोकल लेंथ एंड मॉडरेट एपर्चर।
इस बात को देखने के बाद अब इसी समय जरा डिफरेंसेस को देख लें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा था वो और टेलीस्कोप में डिफरेंस देख लें। सबसे पहले एक्सप्रेशन में डिफरेंस, वहां पर था इन्फिनिटी पर, वहां पर है, जरा ध्यान से देखो, मॉड वीओ बाय मॉड ईओ इंटू डी बाय एफ ई, और इधर है एफओ बाय एफ ई। इमेज एट डी पर, वहां मॉड वीओ बाय मॉड ईओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई, इधर है एफओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी, वहां डी बाय एफ ई था, यहां एफ ई बाय डी है। दूसरी बात, वहां ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर दोनों मिनिमम होता था, यहां ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एपर्चर मैक्सिमम। आईपीएस दोनों केस में मॉडरेट फोकल लेंथ और एपर्चर वाली, आईपीएस का दोनों ही केस में फोकल लेंथ और एपर्चर मॉडरेट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी। फर्क है ऑब्जेक्टिव लेंस में, माइक्रोस्कोप बनाते समय ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी लेंगे, उसका फोकल लेंथ भी कम लेंगे, और टेलीस्कोप बनाते समय ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी लेंगे, उसका एपर्चर भी बड़ा, फोकल लेंथ भी बड़ा। और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। दैट्स अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके बाद में समझाऊंगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप।